फूड प्रिजर्वेशन से पहले का हमने ख़त्म कर दिया था। अब फूड प्रिजर्वेशन के बाद का देखते हैं। तो हमने देखा था कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो हम कुकड, अगर हम चाहते हैं कि हमारा खाना जो है वो जल्दी ख़राब ना हो, तो जब हम खाना अपना बनाते हैं, बनाने के बाद में हम मोस्टली खाना जब बैक्टीरिया या फंगी के अपने अंडर में आता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो खाना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम जानते हैं जो ब्रेड होता है ना, अगर उसे अनयूज्ड करते हैं और एक किसी मॉइस्ट कंडीशन के अंदर छोड़ देते हैं तो उस पर फंगस अटैक करने लग जाता है। और जब उस पर फंगस अटैक करता है ना, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं। और वो फूड स्पॉइल हो जाता है, उसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना। उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या उस फूड के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। पहलू क्या करता है, कुछ मैंगो खरीदता है और वो, लेकिन वो कुछ दिनों में उनको खा पाएगा, एक साथ उन सबको नहीं खा पाएगा, है ना। तो वो देखता है कि वो कुछ मैंगो उसने खाए, लेकिन कुछ मैंगो क्या हो गए, रोटन हो गए, स्पॉइल हो गए, ठीक है ना। वो जानता है कि जो मैंगो है उसकी दादी माँ मैंगो का अचार बनाती हैं, लेकिन उसका अचार बहुत दिन तक चलता है, वो स्पॉइल नहीं होता। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा कि चलो उस मेथड के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम फूड को अपने घर में प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल मेथड देखते हैं। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो है ना, ये कॉमन केमिकल्स हैं जिनको जनरली हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है ना। क्या करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए। जब हम, दूसरी बात क्या है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रोथ करेंगे हमारे फूड में, तो इसका मतलब हमारे फूड को स्पॉइल कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जब हम अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं, जिससे कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उस केमिकल रिएक्शन को होने से बचाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप खाने में सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव मिला देते हो, है ना, उसे पिकल में बदल देते हो, अचार बना देते हो, तो अचार के अंदर माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते हैं और आपका खाना सेफ हो जाता है। खाना बोले जाए तो आप अपने फूड को, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, आप इन सबको लंबे समय तक सेव कर सकते हो। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फाइड, ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, आपको ये नाम अच्छे से याद रखने हैं। मैं जब पूछूंगी आपसे कि दो फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताइए, तो आपको बताना है, पहला बताना है आपको सोडियम बेंजोएट और दूसरा आपको बताना है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है। ये दो क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, ओके। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट। उसके बाद में देखो, आपका जैम है, स्क्वैश है, ये भी कभी जो है इसमें वो नहीं होते, ख़राब नहीं होते, आप इनको भी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आएगा। और वो दो नाम आप मत भूलना, दोनों के आगे सोडियम लगा हुआ है, एक के पीछे बेंजोट लगा हुआ है और एक के पीछे मेटाबाइसल्फाइड लगा हुआ है, तो मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है ना। ये क्या याद रखना है आपको, 2-3 बार अब उस नाम को लो आप अपने मन में, मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, मेटाबाइसल्फाइड। और पहला वाला क्या है, बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। उसके बाद कॉमन सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन कैसे होता है। जो कॉमन सॉल्ट होता है ये प्रिजर्वेशन का काम करता है, पर किसको, आपके नॉन वेज फूड को, जैसे कि आपका मीट है और फिश है। मीट और फिश आप दोनों को अगर कवर्ड करके रखते हो और उसमें सॉल्ट डाल देते हो, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तुम उसको क्या कर पाओगे, प्रिजर्व कर पाओगे। आंवला जो है, आप आंवला को प्रिजर्व कर सकते हो, रॉ मैंगो मतलब कच्चा मैंगो को प्रिजर्व कर सकते हो, टमारेंट को प्रिजर्व कर सकते हो। आप इन सब चीज़ों को नमक डाल के अगर रख दोगे तो ये ख़राब नहीं होंगी और ये आपको बैक्टीरिया के अटैक से बचाएंगी, ठीक है। सॉल्ट की वजह से, शुगर की वजह से होता है। जब आप जैम्स बनाते हो, जेलीज बनाते हो, स्क्वैशेस बनाते हो शुगर डाल के, तो शुगर भी क्या करती है, आपके जो खाना है उसमें से मॉइस्चर को कम कर देती है, और जब मॉइस्चर खाने में से कम हो जाता है बेटा, तो फिर उसकी जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ उसके अंदर नहीं हो पाती है और वो फूड को स्पॉइल होने से बचा लेता है। तो शुगर भी आपका प्रिजर्वेशन का काम करता है। ऑयल और वैगनर की मदद से, ऑयल और वैगनर आपके खाने को बचाते हैं, क्योंकि इनको हम अचार के अंदर डालते हैं और इनको अचार में यूज़ करने से जो बैक्टीरिया है वो क्या है, इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। अगर कहीं पर ऑयल और विनेगर आपने यूज़ करा है अचार में, तो वहाँ पर बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा, तो आपका खाना भी प्रिजर्व रहेगा। आप इसकी मदद से वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हो, फ्रूट्स को प्रिजर्व कर सकते हो, फिश को प्रिजर्व कर सकते हो, मीट को प्रिजर्व कर सकते हो। हीट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट, अगर हीट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट की बात, कोल्ड ट्रीटमेंट की बात करेंगे, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि जो मदर है वो खाने क्या करती हैं, वो मिल्क
लेने के बाद में मिल्क को बॉईल करती हैं और मिल्क को बॉईल करने के बाद उसको स्टोर करती हैं। जो बॉईल, अगर आप मिल्क को बॉईल कर दोगे ना तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे वो मर जाएंगे, और वो मर जाएंगे तो आपका जो मिल्क होगा वो सेव हो पाएगा। ठीक है, तो हमें अपने फूड को क्या करते हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। हम अपने खाने को जब रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और हाई टेम्परेचर माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में मदद करता है, और फ्रिज में टेम्परेचर लो होता है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, जो आपका पैस्चराइज्ड मिल्क होता है ना, पैस्चराइज्ड मिल्क मतलब समझ रहे हो, पैस्चराइज्ड मिल्क मतलब कच्चा दूध। ठीक है, तो आपका पैस्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो करता है, वो बिना बॉयल करे उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं। ठीक है, जब तुम उसे बॉयल कर देते हो टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड में वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, और चिल्ड, अब तुम उसे ठंडा करोगे और ठंडा करने के बाद में फिर तुम उसे स्टोर करोगे, फिर आप उसको ठंडा करके स्टोर कर सकते हो। ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, माइक्रोब्स की ग्रोथ को से अपने दूध को प्रिवेंट कर सकते हो। और ये बात किसने डिस्कवर करी थी बेटा, ये करी थी लुईस पैस्चर ने। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पैस्चराइजेशन। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। तो अब आजकल हम क्या करते हैं, जो आपकी फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, पहले सुखा देते हैं, एयर में टाइटली पैक्ड कर देते हैं, जिससे कि हम माइक्रोब्स के अटैक से उसको बचा सकें। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने क्लास 6-7 में बैक्टीरिया पढ़ा था बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता था। ठीक है ना, ये कौन से प्लांट्स में ज़्यादा मदद करता है, आपके लेगुमिनियस प्लांट में, जो कि पल्सेस वाले होते हैं। ठीक है ना, तो लेगुमिनियस जो प्लांट होते हैं पल्सेस वाले, उनमें ये बहुत मदद करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है ना, राइजोबियम जो होता है ना, ये कहाँ पर रहता है, ये प्लांट के नोड्यूल्स में रहता है, रूट्स नोड्यूल्स में रहता है ना। ये बीन्स और पीस में भी पाया जाता है, और इसका रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, प्लांट से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। कभी कभी नाइट्रोजन फिक्स रहती है क्या, लाइटनिंग की एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन तुम्हें पता होगा जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि जितना ये फिक्स करते हैं उतना रिलीज भी हो रही होती है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे नाइट्रोजन फिक्स रहती है। ठीक है, आपने देखा आपके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सबके लिए बहुत असेंशियल मानी जाती है। जो आपका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है, ये आपके प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ना, डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, ये किसी बैक्टीरिया की मदद से ले पाते हैं। वो बैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के हमारे प्लांट्स तक पहुंचाता है, फिक्स करता है, उसको कन्वर्ट करता है। जो नाइट्रोजन बेटा एटमॉस्फेयर में है, उस नाइट्रोजन को हमारे प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकते, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना पड़ता है, उस नाइट्रेट को बदलने का काम करता है। चलो तो शुरू करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज मैंने आपको बताए थे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपके सॉइल को फिक्स करने में मदद करते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और फिर ये प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। तो जो नाइट्रोजन एक बार इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना कि उसे प्लांट यूज़ कर पाएँ अपनी सॉइल के अंदर, रूट सिस्टम के अंदर, तो जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना, सिंथेसिस करना, प्लांट के लिए यूज़फुल बनाने का काम करते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं, जो खाना खाते हैं, वो प्लांट से मिलता है। तो अगर प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन जाएगी तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारे अंदर भी नाइट्रोजन जा रही है। जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया और फंगी जो प्रेजेंट रहते हैं ना सॉइल के अंदर, तो वो अपने आप को नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट से वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना, और उस कंपाउंड को प्लांट दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया मदद करते हैं नाइट्रोजन गैस को दोबारा से एटमॉस्फेयर में ले जाने में, और नाइट्रोजन की परसेंटेज उतनी ही बनी रहती है, ना तो कम होती है ना ही बढ़ती है। देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसके बाद एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन किसने ली, बैक्टीरिया ने ली, और बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला, और नाइट्रोजन कंपाउंड से क्या हुआ, बैक्टीरिया की मदद से जो आपका नाइट्रोजन था वो मिट्टी के अंदर गया। उसके बाद में जो बैक्टीरिया था वो कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन से, और जो गैस होती है दोबारा से बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है और दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। जो एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स वो एनिमल्स खाते हैं, तो वो एनिमल्स जो होते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर वो एनिमल एक्सक्रीशन करते हैं, तो उससे भी नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाती है, आपके सॉइल में पहुँच जाती है। सॉइल से फिर बैक्टीरिया डिकम्पोज करके दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल होती है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है। आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं,
ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे, पहले सिविक्स का चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर के लिए। ठीक है।